अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें जो आपको रखेंगी मुकम्मल बाखबर, जिसमें खेलों की दिलचस्प और सनसनीखेज झलकियां भी शामिल होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। इसके साथ साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कुछ आसान और कारआमद टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ रंगीन कहानियाँ और मज़ेदार लम्हात भी हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि सुबह है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने और आपके दिन को ख़ास बनाने का वादा। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। गुज़श्ता रात भी हमने एक ऐसा मैच देखा जिसने शायकीन के दिल जीत लिए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में बिलाखिर मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी पहली फतह हासिल कर ली है। बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था मुल्तान सुल्तान की इस फतह के हवाले से। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस 12वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता खोला है, बल्कि जो उनकी मायूसकुन कारकर्दगी देखी जा रही थी उसके बाद उनका हौसला बुलंद किया है। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग में यासिर खान का शानदार डेब्यू रहा, जिन्होंने 44 गेंदों पर 87 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और टीम को 228 रन के बड़े मजमूए तक उन्होंने पहुंचाया। इस हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की टीम अगरचे जारहाना अंदाज में खेली, लेकिन सिकंदर रजा के सिवा कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो ज़्यादा देर विकेट पर ठहर सका हो और यूं 195 रन तक टीम महदूद हो गई। यासिर खान की शानदार बैटिंग, उबैद शाह की नबीतुली बॉलिंग और इफ्तिखार अहमद की आखिरी ओवर्स में जो जारहाना बैटिंग थी उसने मुल्तान सुल्तान्स को यह अहम कामयाबी दिलवाई। इस कामयाबी से कबल मुल्तान सुल्तान्स इस सीज़न में कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैचेस हार चुके थे, जिसके बाइस टीम शदीद प्रेशर का शिकार भी थी। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर कलंदर्स को देखें तो ये शिकस्त उनके लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि पहले इफ्तिताई मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो हारे थे, फिर 2 मैचेस उन्होंने जीते थे जिसके साथ उनकी वापसी भी हुई थी। तो ये जो शिकस्त है ये उनके तवाज़ुन और तसलसल पर भी सवाल उठा रही है। आज के इस सेशन में हम इस मैच की तफसीलात, दोनों टीमों की हिकमत अमली, खिलाड़ियों की कारकर्दगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग 10 के मजमूई मंजरनामे पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान्स की इस जीत को आप किस नज़र से देखते हैं? मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स। आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन के अंदर एक एज उनके पास जरूर होता था कि मुल्तान से कैंपेन शुरू होती थी। मुल्तान को मुल्तान में हराना आपको पता है बड़ा एक हमेशा से एक टफ टास्क रहा है, क्योंकि चाहे वो रिजवान की कप्तानी की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, बैक टू बैक आपको नजर आती थी जी। लेकिन इस दफा कुछ टीम के अंदर मैं कहता हूँ शायद बहुत बड़े डगआउट के अंदर नाम मौजूद हैं। चाहे आप बात करें अब्दुल रहमान भाई की, अगर मैं बात करना चाहूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, आप बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट के सब चीजों का उनको पता है कि कौन सा प्लेयर अब किस कैटेगरी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कि वो वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ए के साथ काम किया है, पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैं कल भी ये बात कर रहा था, मुझे पता नहीं कि उनको कितना ज्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं मुल्तान सुल्तान ने कि वो अपनी मनवा सके। मैं फिर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यासिर खान की बात करूं, वो बेंच पे बैठा हुआ था, आपको याद है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इस मैचेस से पहले, और आपको आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट का मसला चल रहा था मुल्तान सुल्तान का। ये वही प्लेयर है जिसने अंडर 23 एशिया कप, उसके बाद जो अभी रिसेंटली T20 डोमेस्टिक कप हुआ तो उसके अंदर टॉप परफॉर्मर रहा था। जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन है, कल आपने उसको देखा, क्योंकि लाहौर के अंदर एक बड़ी तगड़ी साइड आ रही थी। आपको याद हो पिछले मैचेस वो जीत के आए हैं, शाहीन अपने रिदम में नजर आपको आ रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से उसने फेंटा लगाया है, हारिस रऊफ की बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, ज़मान की बात, ये चीज होती है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जब एक लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट को समझ रहा होता है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक अलमिया ये है कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे ज्यादातर मालिकान की बात करें या फ्रेंचाइज जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं वो ज्यादा जाते हैं ओवरसीज के माइंडसेट की तरफ कि ओवरसीज हमें मैच जितवा के देगा। देखें, ओवरसीज तो आपको एक बड़ा कैंडिडेट है, वो आपको मैच जितवाएगा, लेकिन जब तक आप टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करके आपको देगा। यही चीज है जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, यासिर खान जैसे लड़के आके फिर परफॉर्म करके आपको देते हैं। ठीक है। अच्छा, उबैद शाह की बॉलिंग आपको कैसी लगी? नौजवान खिलाड़ी जब ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं तो टीम के मोराल पर भी बहुत अच्छा असर होता है इसका। देखिए, उबैद की बात करूं या बात करें इस वक्त आपको पता है यंगस्टर पेस बैटरी की बात करूं, बैटिंग में भी थोड़ा सा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद डगआउट में बैठे हुए जो अभी भी अपना मौका देख रहे हैं कि हमें चांस यहाँ पर मिले। चाहे माज की बात करूं जो अंडर 19 का बड़ा तगड़ा एक प्रोस्पेक्ट है, जैसे कल यासिर खान को मिला। पेस बैटरी के अंदर यह है कि अली रजा हैं, चाहे उबैद की बात करें तो यंगस्टर्स हैं जिनको मोस्ट ऑफली भी चांसेस मिल रहे हैं।
तगड़ी पेस बैटरी है पाकिस्तान की आगे फ्यूचर में आने वाली। पेस भी है, लाइन लेंथ है, हिट द डेक हार्ड है, पता है कि किस पोजीशन के अंदर कैसे बॉलिंग करवानी है। कल भी वो अगर आप देखें तो बैट्समैन को डिसीव करना, एक चैलेंजिंग पोजीशन देना, उबैद खान ने वो चीज दिखाई है क्योंकि वो जरूरत भी थी। मुल्तान की थोड़ी सी विकेट की बात करूं तो आपको पता है मुल्तान की विकेट हमेशा से हाई स्कोरिंग गेम रहा है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो बिल्कुल ही अपना स्पिनर्स डोमिनेट वहां पर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैट्समैन को ज्यादा सूटेड होती है। थोड़ा सा लाइट जब आ जाए तो थोड़ा सा बॉल मूव करता है, लेकिन उबैद ने जिस तरीके से कल बॉलिंग का मुजाहरा किया है, क्योंकि मैंने कहा अंदर की आप बात करें, अगर पूरी की बात करें तो लाहौर का सबसे बड़ा एक एज है उनकी ओपनिंग डिपार्टमेंट का। मुझे पता है कि वो जो यंगस्टर हैं जो उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से पिक हुए अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे फखर जमान के साथ, लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। सैम बेलिंग्स मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में नजर आपको आते हैं, फखर अच्छी फॉर्म में नजर आते हैं। उस टीम के खिलाफ जाके एक यंगस्टर परफॉर्म करे तो ये दिखाता है कि यार आपने कितना मेंटली स्ट्रांग एक यंगस्टर को बनाया हुआ, और ये चीज कल नजर भी आई है मुल्तान के अंदर जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान का सफर अभी खत्म नहीं है। विन बड़ी मस्त थी क्योंकि आपने इसके बाद हर मैच जीतना है, और ये नहीं है कि आपने नॉर्मली मैच जीतना, आपने अच्छे टारगेट के साथ भी जीतना, अच्छे रन रेट के साथ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस वक्त टेबल के बॉटम में जैसे पेशावर ज़ल्मी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि मुल्तान सुल्तान की जिस वक्त मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई अब्दुर्रहमान भाई के साथ, वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाती है, क्योंकि मैचेस मुल्तान के अंदर और इंपॉर्टेंट है मुल्तान के लिए कि बैक टू बैक जो परफॉर्मेंस वो दिखाते थे। क्योंकि इस साल सबसे बड़ा जो इशू मुल्तान का हुआ था वो ये था कि आपने अपनी टीम जो तोड़ी है, लास्ट ईयर आपको याद हो आपके पास दहानी था, आपके पास अब्बास अफरीदी था जो कि आपको मैचेस जितवाते थे, फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो स्ट्रीक आपकी टूटी। फिर उसके बाद टिम डेविड का बहुत बड़ा एक रोल था, डेविड मिलर का एक बहुत बड़ा रोल था, तो वो टीम टूट चुकी हुई, आपकी डिफरेंट टीम है यहाँ पर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्तान सुल्तान किस तरीके से आके जाके जो टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रैटेजाइज करती है अपनी टीम को। ठीक है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग लाइन थी वो हमें काफ़ी दबाव में नजर आई है, खासतौर पर मिडल ऑर्डर की नाकामी देखें, उसकी वजूहत आप क्या समझते हैं? सिकंदर रजा ही हैं जिनकी परफॉर्मेंस कल के मैच में ज़्यादा अच्छी रही है, और ये भी प्रॉब्लम कहा जाता है कि कहीं ना कहीं टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है फ़खर की परफॉर्मेंस पर, कि अगर वो शुरू में इम्पैक्ट डाल देंगे तो फिर टीम को एक बड़ा स्कोर करने में आसानी होगी। अच्छा, दो टीम्स की अगर मैं बात करूं, लाहौर की बात करूं या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं, क्योंकि इसको टॉप प्लेयर में आपको ये दो टीमें नजर आ रही हैं, इन दोनों टीम्स का यही प्लस पॉइंट है कि उनके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में देख लें, साहिबजादा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर मिडल ऑर्डर जाके उनके पास कहीं ना कहीं एक फायर पावर आता है। आप अगर बात करें लाहौर कलंदर की बात करें, फखर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, साहिबजादा परफॉर्म कर रहा है, उनके लिए सैम बिलिंग्स परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उनके पास वो फायर पावर मौजूद है। लेकिन जहां पर लाहौर कलंदर का कल आपने देखा, जहां पर जल्दी इनका डैमेज होता है, अगर ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं, वन डाउन बैट्समैन साहिबजादा फरहान अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, सॉरी अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो किस तरीके से लाहौर उसमें कम बैक करता है, ये बहुत बड़ी सिचुएशन आगे जाके टूर्नामेंट में होगी। कल वो आपको नजर आया, सिवाय सैम बिलिंग्स के कोई भी प्लेयर उनका एज सच कोई इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेल सका, क्योंकि वो माइंडसेट एक बना हुआ था कि हमें ऊपर से अच्छा स्कोर मिलता है तो हम नीचे आके प्लेटफॉर्म ले करते हैं। जहां पर जल्दी इन दोनों टीमों के प्लेयर्स आउट है तो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी कि फिर मिडल ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म करता है। क्योंकि आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का अभी तक टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। मिडल ऑर्डर कॉलिन मॉनरो वगैरह की बात करूं तो ऐसा सच अभी प्रेशर उनके ऊपर नहीं आया कि जहां से वो एक होता है ना इनिंग्स को आप ग्राफ्ट करते हो, आपको ओपनर्स परफॉर्म करके आपको दे रहे हैं। जहां पर जल्दी खिलाड़ी आउट होंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली कल्टीवेट होगा नीचे मिडल ऑर्डर के ऊपर, तब जाके पता लगता है कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है। और मेरा हमेशा से कहना मानना भी यही चीज है कि टूर्नामेंट के अंदर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो उससे पहले अगर आपका मिडल ऑर्डर टेस्ट हो जाए तो बड़ा अच्छा होता है कि बड़े मैचेस के अंदर आपको आइडिया होता है कि यार अगर ये परफॉर्म नहीं करा तो हमने किस तरीके से मिडल ऑर्डर ने एग्जीक्यूट करना है। लेकिन टीमें बहुत तगड़ी हैं दोनों, लेकिन बॉलिंग यूनिट पे लाहौर कलंदर की बात करूं तो ज्यादा रिलायंस, आपको पता है शाहीन लीड फ्रॉम द फ्रंट है, जिस तरीके से इस मैच से पिछले मैच के अंदर उसने परफॉर्म किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि रिदम में आपको वापस नजर आए कल, लेकिन हारिस रऊफ को जो मार पड़ी है यासिर खान वर्सेस हारिस रऊफ, वो बड़ा एक मजे का कॉन्टेस्ट था। फिर आप अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात करें, उनका बड़ा एक मजे का कॉन्टेस्ट हारिस रऊफ के साथ लगा हुआ था। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी तक टूर्नामेंट से कोई टीम बाहर नहीं हुई है, लेकिन मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी फिर मैं कह रहा हूं कि जरूर ये एज पे हैं, इनको हर मैच जीतना पड़ेगा और अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे रन रेट से जीतना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों टीमों की अभी मौजूदा पोजीशन को देखें तो आपके ख्याल में PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले के लिए आपको फिर इसका मतलब ज़्यादा जो मजबूत दावेदार है या उम्मीदवार है वो लाहौर कलंदर ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ चुकी हैं? देखिए, मुल्तान का मैंने कहा ना कि स्टार्ट ऑफ द सीजन अच्छा नहीं रहा। आपको याद हो पिछली दफा ये फायदा था कि मुल्तान से स्टार्ट करता था तो उसको एक बेनिफिट था कि
मुल्तान सुल्तान ने मुल्तान के अंदर बड़े जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई। आपको पता है एक दफा तो अनबीटेबल थे पूरे मुल्तान, अगर मैं लेग की बात करूं तो एक तगड़ी परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। फिर एक मसला ये है कि आपके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर भी है। आप पाकिस्तान के कप्तान खुद भी, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूं थोड़ा सा वो भी आपको ऑफ कलर नजर आ रही है रिजवान की, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर पूरी फिर टीम के ऊपर आता है। छोटी मोटी चेंजेस करने से आपको उसका फर्क नजर आ गया। कल जैसे मैंने कहा ना कि फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि अब्दुल रहमान भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस है पाकिस्तान डोमेस्टिक की। आप किसी क्रिकेटर से बात कर लो वो कहेगा वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है, बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि उनके इख्तियारात कितने हैं मुल्तान सुल्तान के अंदर। बेशक वो हेड कोच हैं, क्या उनकी बात को ज्यादा अहमियत तो दी जाती है एज अ हेड कोच, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें आती हैं बीच में। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो आगे किस तरीके से लेके चलते हैं मुल्तान को। देखें क्योंकि आप इस वक्त एज पे हो, आपकी एक हार आपको टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर कर देगी। तो आपने जो भी मैच जीतना अपने दिमाग में रन रेट को भी रख के करना है कि यार हमने रन रेट कितने रन से कितनी विकेट से अपने जीतना है, ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन इस वक्त अगर इस्लामाबाद और लाहौर की बात करूं तो आपको टॉप लाइन में नजर आ रही है जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी मुल्तान हो जाए, क्वेटा हो जाए और खास करके पेशावर ज़ल्मी, इनको मेहनत करने की जरूरत होगी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से टीम में 2 तब्दीलियां की, आपके ख्याल में ये फैसले उनके लिए कितने अच्छे, कितने कामयाब साबित हुए? बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो अभी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं आजमा रहे हैं। देखिए यार, सबसे पता बड़ा मसला क्या होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं ना, जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आप आते हैं, कोई भी एक ऑनर होता है, क्योंकि आपके पास एज सच तो इतने। जी अवैस, हमें सुन पा रहे हैं? अब ऐसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान को अपनी कारकर्दगी बरकरार रखनी पड़ेगी, नहीं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अवैस कंटिन्यू कीजिएगा अगर मैं सुन पा रहे हैं तो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैंने कहा ना कि बिजनेस माइंडसेट एक होता है कि आपने एक महीने के अंदर परफॉर्म करना है। जो आपने जो भी अपना उसके ऊपर एक आपने इन्वेस्टमेंट की उसको आपने वापस भी लेना, तो आप कोशिश ये करते हो कि जो ऑनर्स होते हैं खास करके स्टारडम पे ज्यादा जाते हैं कि यार स्टारडम जो खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा उतारा जाए फील्ड के अंदर, क्योंकि मार्केटिंग है, बाकी मामला होते हैं। उस स्टारडम के अंदर जो आपका यंग लड़का होता है, जो कि खास करके जो पाकिस्तान यंगस्टर की बात करूं जो अंडर 19 कैटेगरी का है या पाकिस्तान डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। ये आपने देखा होगा, ये हर लीग के अंदर होता है, खाली PSL में नहीं है। इसलिए आगे जाके जो बात हो रही है कि लीग को बढ़ाना पड़ेगा, आपको 2 टीमें हैं, 3 टीमें हैं, ताकि ज्यादा प्लेयर्स आपके पास आए पूल ऑफ क्रिकेट। और दूसरा, जो समझदार फ्रेंचाइजेस होती हैं वो यही करती हैं कि जो अपना स्टारडम प्लेयर को थोड़ा सा अहमियत देके जो आपका यंगस्टर खास करके जो कंटिन्यूसली डोमेस्टिक के अंदर अंडर 19 में परफॉर्म करे उसको टीम का हिस्सा बनाती है। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज होती है कि यार हम जहां पर फ्रेंचाइज के लिए काम करें, वहीं हमारी जो पाकिस्तान की टीम है उसमें कौन सी पोजीशन में ऐसा प्लेयर है जो वीक लिंक आपको नजर आता है। कि मिडिल ऑर्डर की बात करूं, ओपनर की बात करूं, यार हमने कोई नया लड़का तैयार करके देना है ताकि व्यूअरशिप उसकी हो, लोग उसके ऊपर बात करेंगे यार इसको टीम का हिस्सा होना चाहिए। इस पे अभी भी मैं कहता हूं कि कुछ टीम्स बहुत पीछे हैं, उनको काम करने की जरूरत है। आप देखें पूरा साल बहुत जबरदस्त लीग है, 10वां एडिशन है, सारे मामलात हैं, लेकिन लाहौर कलंदर को छोड़कर अगर मैं बाकी लीग टीम्स की बात करूं तो यार इस चीज पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि पूरा साल हमारी जो लीग टीम्स हैं वो बैकएंड पे कुछ नहीं करती हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, क्राउड आपको पिंडी में फुल नजर आता है, सारे मामलात हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं, मुझे बताएं पूरा साल कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें आप यूथ को एंगेज करके रखते हो? क्या आपने कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना यहाँ पर बनाया हुआ है जहां पर प्लेयर्स इंडक्ट होकर रीजन से वहां पर जा रहे हो, वो बैकअप एक टीम आपकी तैयार हो रही है? तो इन चीजों में भी आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ फ्रेंचाइजेस को अब आना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे पता है इस वक्त कह रहे होंगे कि क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये मामलात हैं। दूसरे मुल्कों में क्रिकेट बोर्ड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे ना जो लीग जो बेसिकली आप काउंटी की स्ट्रक्चर की बात कर लें या जो फ्रेंचाइजेस हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इन मॉडल्स पे जा रही हैं। आपको इस चीज को भी पढ़ना पड़ेगा और लिटरली बहुत जरूरी है इस मामले पे। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है और यकीनी तौर पर हम ये शुरू से देखते आए हैं कि लाहौर कलंदर इस मामले में काफ़ी एक्टिव रहती है और उनकी वजह से शायद बाकी टीमों को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या पाबंद कर सकता है इन तमाम लीग्स को कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओवर द ईयर चलनी चाहिए ताकि नए से नया टैलेंट PSL में हो? देखिए, मैंने कहा ना कि मैंने बहुत से लोग हैं जो इस वक्त भी ऑब्वियसली सुन रहे होते हैं, वो कह रहे होंगे यार ये क्या बात। जी अवैस, हमें सुन पा रहे हैं? फादर ऑफ जितनी भी लीग इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैंने कहा ना हमेशा अगर आप पूरी दुनिया के अंदर एक जो मॉडल देखते हैं ना, वो मॉडल ये होता है बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं, जितने स्पोर्ट्स फैकल्टीज की बात करूं, वो जा रहे हैं। आप बैठते हो अपनी फ्रेंचाइजेस के साथ बैठते हो, आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हो, आप बैकअप प्लान तैयार करते हो कि यार बैकअप प्लान क्या करना है।
सबसे बड़ा, मैं खुद भी पीएसएल में टीम्स का हिस्सा रहा हूं, जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ मुझे नजर आता है, देखें आप पॉजिटिव तो बहुत तगड़ी चीजें जा रही हैं, अगर आप बात करें जैसे मैंने कहा कि एक फैन जोन होता है, आपको वो फैन जोन्स नजर नहीं आते। इस्लामाबाद की अगर टीम है तो इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं फैन जोन तो होना चाहिए जहां पर स्क्रीन लगी हो, जहां पर आपकी मर्चेंडाइज बिक रही हो, लाइक वो एक एफिलिएशन लोगों की बढ़ाती है टीम के साथ। आप अगर स्टेडियम है, पिंडी स्टेडियम बेशक है आपका, लेकिन वहां पर सजाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ताकि मैंने कहा ना वो एक फैन जोन टाइप एक एफिलिएशन होती है। इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। बैकअप पे अगर आप चले जाएं, क्रिकेट अकेडमीज की मैंने बात की कि इस्लामाबाद में आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, जहां पर रीजन से जो लड़का परफॉर्म करता है, जो आपको लगता है कि यार हाँ ये लड़का तगड़ा है, ये हमारी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको ग्रूम तो एटलीस्ट किया जाए। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की बात मैं करूंगा, डाउन चला जाऊं थोड़ा सा नीचे, तो आपका स्ट्रक्चर एज सच को इतना तगड़ा नहीं है, जहां पर आपको कि फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, जहां पर हर लड़के को हर चीज मिल रही है। तो इन छोटे छोटे स्टेप से ये फायदा आपको होगा कि आपके लड़के जो उनसे एटलीस्ट वो ग्रूम हो जाएंगे। इस चीज पे मैं कहता हूँ आज भी फ्रेंचाइजेस को सोचने की जरूरत है क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के। ठीक है वैसे, बस लास्ट ही कमेंट कीजिएगा, आप क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स को क्या करने की ऐसा ज़रूरत है अपनी कारकर्दगी अगर उन्हें बरकरार रखनी है? कौन से शोबे आप समझते हैं कि उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? यार जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, ऑब्वियसली वो बेस्ट माइंड है, वहां पर वो फील्ड के अंदर उनको बेहतर पता होता है कि क्या इस वक्त लड़का कौन सा इन टच है, कौन सा इन टच नहीं आपको नजर आ रहा, परफॉर्म कौन सा कर रहा है। लेकिन चाहे वो मुल्तान सुल्तान हो, कोई भी टीम हो, आपको एक चीज तो ज़हन में रखनी है, आपको अपने लोकल टैलेंट पे भरोसा करना पड़ेगा। देखें आप अगर यही चीज ज़हन में रख के चलें कि यार स्टारडम है या वो बड़ा नाम है, उसने परफॉर्म लाइक बड़ा नाम है, इंटरनेशनल टीम के लिए खेल रहा है, वही हमें मैचेस जितवा के देगा, भाई ऐसे नहीं होता। आपको कलेक्टिवली टूर्नामेंट्स जीतने पड़ते हैं। एक दो मैचेस आपका कोई भी प्लेयर आपको जितवा देगा, चाहे वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल है, चाहे वो फॉरेन अपना जो कैप का प्लेयर है वो कर देगा। लेकिन जब तक आप अपने लोकल टैलेंट पे भरोसा नहीं करोगे, भरोसा करें, आप भरोसा करोगे तो आपको लड़का जो है वो परफॉर्म करके देगा। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान भाई बैठे हुए हैं, लिटरली आपको सोचना पड़ेगा इन सबको बिठा के कि यार इस टूर्नामेंट में जाना कहाँ पर आगे। मुल्तान बहुत बड़ी साइड है, रिजवान पे मुझे पता है प्रेशर भी है, चाहे वो पाकिस्तानी कप्तानी का है, चाहे इसकी कप्तानी का, बहुत सी चीजें बैक एंड पे चल रही होती हैं। लेकिन एक अच्छी विन मिली है, इससे ये है कि एटलीस्ट उनको रिदम एक मिला है इस टूर्नामेंट में। इसको बरकरार कैसे रखना है, इस थिंक टैंक का काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बिल आखिर मुल्तान सुल्तान्स ने अपना पहला मैच जीतकर अपना जो खाता है पाकिस्तान सुपर लीग में वो खोल लिया है, और पॉइंट्स टेबल पर अब वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। इससे पहले वो सबसे एंड पर मौजूद थे, और अगर उन्हें आने वाले मैचेस भी जीतने हैं तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया भर में ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। ये दिलचस्प हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ आलमी इदारों की जानिब से जमा करदा कुछ ताज़ा तरीन आदाद व शुमार में सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्के उम्र 71 साल है, जबकि ख़वातीन औसतन 76 बरस की उम्र तक जिंदा रहती हैं। यानी ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 5.3 साल ज़्यादा उम्र पाती हैं। फिगर्स ये भी जाहिर करते हैं कि पैदाइश के बाद आलमी औसत उम्र इस वक्त 73.5 साल है, जो माजी के मुकाबले में इंसानी सेहत और मयारी तर्ज ज़िंदगी में होने वाली बेहतरी की अक्कासी भी करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल आलमी मयार से हमें कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। यहाँ मर्द और ख़वातीन दोनों की मुश्तरका औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, जो दुनिया भर की औसत के मुकाबले में 5.5 साल कम है। इस फ़र्क की कई वजूहात भी बयान की जाती हैं। आलमी सतह पर अगर हम देखें तो ख़वातीन की लंबी उम्र का ताल्लुक उनके जनियाती तहफ़्फ़ुज़, मजबूत इम्यून सिस्टम और मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी से जोड़ा जाता है। रिसर्च से ये भी मालूम होता है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में दिल के अमराज जैसी मोहलिक बीमारियों से कुछ हद तक महफूज रहती हैं, तिब्बी मदद हासिल करने में ज़्यादा मुस्तैद होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम मर्द हज़रात के हवाले से बात करें तो उनमें हादसात के ख़तरात ज़्यादा हैं, तशद्दुद के हैं, नशावर अशिया के इस्तेमाल के हवाले से हैं, और ख़तरनाक तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने के रुझानात निस्बतन ज़्यादा देखे गए हैं, जो उनकी औसत उम्र में कमी का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान में भी हम देखें तो उमूमी तौर पर सेहत, खुराक और तिब्बी सहूलियात तक महदूद रसाई भी उम्र में कमी की एक बड़ी वजह है। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर हम तालीम, सेहत आमा और तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करें तो फिर पाकिस्तानी अवाम की औसत उम्र में नुमाया इजाफ़ा मुमकिन हो सकता है। ख़वातीन की निस्बतन तवील उम्र के बावजूद दुनिया भर में उन्हें सेहत के दीगर चैलेंजेस का सामना भी रहता है, जैसे उम्र रसीदगी के साथ बढ़ती हुई बीमारियाँ जिसमें ज़हनी दबाव है, उन्हें निगहदाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए न सिर्फ लंबी ज़िंदगी बल्कि मयारी और सेहतमंद ज़िंदगी की अहमियत को भी उजागर करना ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम इन तमाम तकाज़ों
को पूरा करना चाहिए। ये आदाद शुमार हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक लंबी ज़िंदगी की कीमत क्या है और हम किस तरह से अपने मुआशरती तिबी हवाले से या इक़्तिसादी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं और हर फ़र्द के लिए एक सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है। ये रिपोर्ट थी, ये फैक्ट्स एंड फिगर थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान में जब हम एक पैटर्न देखते हैं कि लोग अपना ख्याल उस तरह से नहीं रखते, हम अपने इम्यून सिस्टम पर काम नहीं करते हैं, हम अपनी हेल्थ को उतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं जितनी हमें करने की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि दुनिया भर से पाकिस्तानियों की जो एक एवरेज एज है वो तकरीबन 68 साल निकलती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने वाले असल हीरो वो होते हैं जो अपने फ़राइज़ की अदायगी से बढ़कर कौम के मुस्तकबिल की तामीर में भी किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही एक खामोश हीरो हैं पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हसन मुख्तार, जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ सरकारी स्कूल के बच्चों को ना सिर्फ मुफ्त तालीम दे रहे हैं बल्कि उनमें खुद एतमादी, उनकी तख्लीकी सोच और स्टेज पर बोलने की सलाहियत भी पैदा कर रहे हैं। हसन मुख्तार का तालीम देने का अंदाज़ मुनफरिद है। वो रट्टेबाजी से हटकर बच्चों को सोचने, सवाल करने और ख़ुद को पुरएतमाद अंदाज में पेश करने की तरबियत देते हैं। मज़ीद ये कि वो ख़ुद भी खुद एतमादी पर मबनी मज़ामीन लिखते हैं ताकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो ख़यालात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँच सकें। उनका ख्वाब है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो बल्कि इल्म, गुफ्तगू और एतमाद में वो किसी से भी कम ना रहें। हसन मुख्तार ना सिर्फ एक उस्ताद हैं बल्कि एक ऐसा चिराग हैं जो दूसरों को रोशनी देने में यकीन रखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि यह सफ़र कैसा रहा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उनके मिशन का अगला कदम क्या है। हसन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको यह ख्याल आया कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको मुफ्त तालीम दी जाए, उनको खुद एतमादी की तरबियत किस तरह से दी जाए। जी बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। मेरा एक मकसद है कि एवरी चाइल्ड इज आर्टिस्ट। पैब्लो पिकासो का ये गोल है कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट है। ये बात मेरे ज़हन में बैठी तो मैंने ये सोचा कि हमारे कितने नायाब हीरे हैं जिनको तराशा नहीं जाता और वो जाके सोसाइटी में जो है ना अपने आप को खत्म कर लेते हैं या उनकी जो सलाहियतें हैं वो बाहर नहीं आ सकती। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि स्कूल में जाऊं, वहां जो बच्चे मुकर्रर हैं, जो बच्चे हैं, कोई भी आर्टिस्ट इस चीज पर उभारूं कि वो खुद की जो है सलाहियतें हैं उन्हें बाहर निकालें। तो ये मेरा मकसद था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सरकारी स्कूल को चुना। ठीक है हसन, आपकी जो तालीम का तरीक़ेकार है वो अगर हम आम स्कूलिंग की बात करें उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? आप बच्चों में सोचने और बोलने की जो सलाहियत है वो किस तरह से पैदा करते हैं? जी, मेरा तरीक़ेकार स्कूल से टोटली डिफरेंट है क्योंकि मेरे तरीक़ेकार में प्रेजेंटेशन सिस्टम जो है ना ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस देता हूँ कि अगर एक प्राइमरी स्कूल का प्राइमरी क्लास का बच्चा है या मिडिल या मैट्रिक क्लास का बच्चा है तो उनसे प्रेजेंटेशन स्टेज पे आगे ली जाए, जो उन्हें एक दिन टॉपिक पढ़ाया जाए, नेक्स्ट डे उनसे प्रेजेंटेशन सुनी जाए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और एहसास कमतरी से बाहर निकले कि जो लोग स्टेज पर बोल रहे हैं वो कोई ऊपर से नहीं उतरे बल्कि हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मेहनत किया है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो स्टेज पे आकर प्रेजेंटेशन देती हैं। तो दूसरी चीज है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो भी साइंस में टॉपिक पढ़ना है उसकी प्रैक्टिकल हमने जाके ग्राउंड में करनी है क्योंकि हम सरकारी स्कूल में रिसोर्सेज नहीं होते तो हम जाके ग्राउंड में एक्टिविटी कराता हूँ बच्चों को, साइंस जो है एक्टिविटी के जरिए समझाता हूँ। तो तीसरी सबसे अहम चीज है वो ये है कि उनके अंदर गेम्स करवाना ज्यादा से ज्यादा ताकि वो स्कूल वगैरह में स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले सकें। और इसके साथ साथ ये है कि होमवर्क से उनको निजात दिलाना कि उनके अंदर होमवर्क वाली कोई टेंशन नहीं है, बच्चे होमवर्क नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है ना वो तैयार करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जो मज़ामीन आप लिखते हैं उनमें सबसे अहम मैसेज क्या होता है और स्कूल के बच्चों की तरफ से फिर कैसा रद्द-ए-अमल आता है? जी, मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम पर उनमें से दो चीजें सबसे अहम होती हैं। एक सबसे अहम ये होती है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कि अगर हर शख्स पे मेहनत की जाए तो वो एक कमाल इंसान बन सकता है और एक कमाल का आर्टिस्ट बन सकता है। दूसरी जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि बच्चों के अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करनी है। जो बच्चे शर्माते हैं स्टेज पर आने से, जो बच्चे खौफज़दा होते हैं स्टेज पर से,
उनका वो डर किस तरह खत्म करना है, उनके अंदर से खौफ किस तरह बाहर निकाल कर फेंकना है, उन्हें स्टेज पर बुलाना है तो स्टेप वाइज क्या है। तो ये जो है दो सबसे अहम मेरे पैगाम हो। ठीक है। और जिस तरह से सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ी कमी आपने महसूस जो की हो वो क्या है? तीन सबसे ज्यादा कम है। ये वहाँ सवाल करना जो है ना मायूब समझा जाता है, क्योंकि उस्ताद ने जो टॉपिक पढ़ा दिया बस वही फुल एंड फाइनल है, उसके अलावा कोई सवाल पूछने की बच्चे हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता जिससे वो सवाल पूछ सके। दूसरी ये कि पर्सनल डेवलपमेंट पर ज्यादा मेहनत नहीं की जाती, कि बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स या स्टेज फेयर या इस तरह की चीजों पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता। तीसरी ये है कि रिवायती जो तरीका तदरीस है वही चलता आ रहा है, यानी कि वही पढ़ाना, अगले दिन उनसे होमवर्क लिखवा लेना, फिर पढ़ाना, फिर होमवर्क, तो इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये मैं समझता हूँ ये तीन फॉल्ट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है। तो अगर इन पे हम काबू पा ले तो हमारे जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल करेंगे बल्कि आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हसन, कितना मुश्किल है, ऑब्वियसली आपकी अपनी ड्यूटी भी है, पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद ये जो तदरीसी जिम्मेदारी है ये बच्चों तक पहुंचाना, इसको निभाना, ये कितना मुश्किल होता है या कितना चैलेंजिंग फिर आपके लिए होता है? जी बहुत मुश्किल, सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है, कि टाइम मैनेज करना खासतौर पर बच्चों के लिए और उनके लिए एक जो है ना यानी कि प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि एक दिन गया 2 दिन छुट्टी, तो इस तरह ये नहीं चल सकता। तो प्रॉपर टाइम निकालना, सुबह तो साथ साथ ड्यूटी करनी, फिर अपनी बुक रीडिंग करनी, आर्टिकल साथ साथ लिखने, अपनी जो स्पोर्ट्स करनी, तो एक बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है। लेकिन क्या है कि मेरे ज़हन जो एक मतलब बैठा हुआ है कि बच्चों को जो है पूरा एतमाद बनाना है, तो उसके लिए मैं टाइम जो है मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है उसके लिए टाइम निकल जाता है। तो मैं टीचिंग क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, मेरा पैशन है, तो इसके लिए मैं वक्त निकाल लेता हूँ अपना। ठीक है। और हसन, ये भी हमने इशू देखा सरकारी स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ अफोर्डेबिलिटी के मसाइल भी हैं, कुछ दूर दराज के इलाके भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, AI का दौर आ चुका है, इस हवाले से भी कुछ सोच रहे हैं करने के लिए? सर AI तो बहुत दूर की बात है, हमारे इलाके में बच्चों के पास बैग नहीं होते, वो शॉपर में जो है ना किताबें ले जाते हैं। AI अभी बहुत दूर खड़ी है, हमें जो पहले जो है ना बेसिक नीड्स हैं बच्चों की हम वो पूरी कर रहे हैं। हमने कल भी जो है ना बैग तकसीम बच्चों में हम यूनिफॉर्म तकसीम करते रहते हैं, मैं खुद अपने खर्च से जो है ना कल जो है बैग लेकर दे के आया हूँ। तो हम जो सबसे पहले ना बेसिक नीड्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज्यादा यतीम है और जो है ना एक दरमियाने तबके के लोगों के जो बच्चे ना वो आते हैं, तो उनके पास जो बुनियादी चीजें वो ही नहीं है। तो हम पहले तो सबसे पहले वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कि उनके प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, उनके पास बैग्स हो, उनके पास स्टेशनरी कंप्लीट हो। उसके साथ साथ हमने अपने क्लासरूम्स में LED भी लगवाई है, जिसपे प्रेजेंटेशन जो है हमारे टीचर्स भी देते हैं। ठीक है, कोई चीज हो लेक्चर के जरिए या वीडियो दिखानी हो तो हमने LEDs लगवाई हुई है। बाकी जो AIs का है तो इंशाल्लाह उस पर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे ही हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये ऊपर से रिसोर्सेज मिलेंगे तो हम इस पर वर्क करेंगे। ठीक है। तो हसन, आपका जो अपना डिपार्टमेंट है वो कितना सपोर्टिव है, क्योंकि काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? जी अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है ना यानी कि कोई सपोर्ट नहीं मिली कि जी आप ये जो है ना मतलब बहुत अच्छा वर्क करें, अप्रिशिएट करते हैं, आप प्रॉपर करें और एज अ पब्लिक का जो है ना पीस जो होता है लवा उसके तौर पे काम करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने रेस्ट के टाइम से बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने अपनी पुलिस की ड्यूटी फुल ईमानदारी से करनी होती है और बच्चों को अपने रेस्ट में से टाइम देना होता है। ठीक है। अच्छा, आपके इस मिशन के दौरान कभी कोई ऐसा वाकया या कभी कोई ऐसा तालिब इल्म जिसने आपको खास तौर पर मुतासर किया हो? जी एक तालिब इल्म था, वो बहुत ज्यादा स्टेज पे आने से डरता था, तो मैंने उस पर थोड़ा सा वर्क किया, तो उसका जो पैशन था वो पोइट्री थी, वो शायरी बहुत पसंद करता था। ठीक है। तो उसने उसकी एक वीडियो बना के हमने इंटरनेट पर अपलोड की, जिसे 30 लाख लोगों ने देखा। 30 लाख से बहुत ज्यादा हो चुके, आगे बढ़ चुके हैं। तो वो जो है अब उसको वो पूरे खानेवाल से हैं जो उससे मिलने आते हैं, वो उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं कि ये बच्चा जो है ना वायरल हुआ है। तो ये मेरे अंदर एक बड़ी एक मतलब पॉजिटिव वाइब आई कि देखो एक बच्चे पर अगर मेहनत किया तो वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। इसी तरह हर बच्चे पर अगर हम मेहनत करें तो हर जो बच्चा है वो लेवल एक कर सकता है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा अभी क्या प्लान्स हैं आपके या क्या सोचते हैं आपके, जो मॉडल अभी आप एक शुरू किया आपने, किस तरह से ये दूसरे स्कूल्स में या दूसरे अजला में भी इसको पहुंचाया जाए? हाँ जी इस तरह मैंने एक ना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम स्टेज प्रेजेंटेशन बच्चों को कैसे सिखानी है और साथ साथ तकरीर या आर्टिस्ट जो है उनका वो उनका पॉलिश किस तरह करना है। तो मैं एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी एक टीम बना के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल में जाऊंगा
वहां जाके 3 दिन का या 5 दिन का जो भी हमारे सेशन चलेंगे, 5 दिन सेशन चला के बच्चों को वो तमाम चीजें सिखाएंगे। तो दूसरी सबसे अहम चीज पर मैं वर्क कर रहा हूँ कि जो बच्चे वर्क कर रहे हैं दुकानों पर या भीख मांग रहे हैं, उन्हें स्कूलों में लेके आना है। उसके लिए ये होगा कि हमें चाहे उनके वालिदैन को जो वजीफा देना पड़े कि आप जितना बच्चे आप कमा के देते हैं उतने हम मंथली आपको देंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल में भेजें। तो ये जो दो अहम चीजें हैं, इस पर मैं वर्क करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरे पास यानी कि रिसोर्सेज आएंगे या लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, तो इस चीज पे वर्क करना है। अच्छा, हुकूमत या फिर तालीमी इदारों से आपको किस किस्म की सपोर्ट या फिर ताउन आप समझते हैं कि अगर वो करें तो ये सपोर्ट या ताउन आपको मिल जाए? जी, सबसे बड़ी सपोर्ट तो ये है कि हमारे स्कूल में वो विजिट करें, कि वो आए और देखें कि स्कूल को असल में मसला क्या है। स्कूल में आप देखें ना, एक बच्चे जो है बेसिक चीजें नहीं मिल रही, ठीक है, और उसके अलावा ये है कि बच्चों को प्रॉपर जो है ना वालिदैन सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे अहम चीज है कि उनको बेसिक नीड्स दी जाए जो बच्चों की जरूरियात जिंदगी की हैं, जिसमें स्टेशनरी, बैग, यूनिफॉर्म वगैरह। उसके अलावा जो है उनको जो है ना खर्च वगैरह दिए जाए, इतना खर्च दिया जाए कि मतलब वो अपने घर का रोजगार चला सकें। जैसे कल मैंने एक बच्चा देखा, उसके माँ बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, कोई भी नहीं, वो अपनी दादी के पास रहता है। अब दादी को उसकी जो बेटे थोड़ा बहुत खर्चा लेके जाते हैं, उसी में से वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे ना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार कैसा सोसाइटी है, क्या करेंगे हम, मतलब इस तरह की चीजें। तो हमें गवर्नमेंट है ना एक यानी कि इदारा बनाने की जो है ना इजाजत दे, और मैं कोर्स जो है ना वो गवर्नमेंट अपने अपने स्कूल में लॉन्च कर दे। मेरे पास पूरी तरतीब पड़ी हुई है, कोर्स किस तरह करवाना है, सेशन बच्चों को किस तरह कराना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज मेरे पास लिखी हुई पड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट हमें इजाजत दे और ये जो तरीकेकार है प्रेजेंटेशन सिस्टम का अपने स्कूल्स में लॉन्च करे। ठीक है हसन, आपकी जो अपनी स्टडीज हैं कहाँ तक आपने कंप्लीट की, मजीद अभी पढ़ रहे हैं या उस हवाले से भी कोई इरादा है? जी, मैंने दरअसल मैं एक अवार्ड याफ्ता जो है ना मुकर्रर हूँ। मुझे एडिशनल आईजी पंजाब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने अवार्ड दिया है तकरीर में, ठीक है। जनूबी पंजाब में मेरी सेकंड पोजीशन थी ट्रेनिंग कॉलेज में। उसके अलावा यह है कि मेरी तालीम है बैचलर्स, एडीएस किया था मैंने प्रोग्राम। उसके बाद जो अब 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में मैं एडमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र भी 24 साल है, तो साथ साथ जो है ना मैं मुकाबले के इम्तिहानात भी दे रहा हूँ। जी ठीक है। अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगा कमेंट कीजिएगा उन बच्चों या वालिदैन के लिए जो अभी तक तालीम के या खुद एतमादी को उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे। जी, सबसे बड़ा जो इस दुनिया में स्किल इस वक्त रह गया वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अगर जिस शख्स के पास है वो शख्स इस दुनिया में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। तो स्टडीज के साथ साथ जाए इसके कि बच्चों को रोबोट बनाए, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाए, बच्चों को बोलचाल सिखाई जाए, ये सबसे बड़ा जो है ना असासा होगा जो आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कांस्टेबल पंजाब पुलिस हसन मुख्तार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और डिपार्टमेंट्स को भी आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं अपने तौर पर मेहनत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी हमें सरपरस्ती ज़रूर करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे वसाइल बल्कि विफाक की यकजहती से भी जुड़ा हुआ है। वफाकी हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क में 6 नई नहरों का तामीर का मंसूबा है और ये मंसूबा बज़ाहिर ज़राअत को फ़रोग़ देने और कॉरपोरेट फार्मिंग के ख्वाब को हकीकत में बदलने के मुतारिफ करवाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसने पानी की तकसीम पर सूबों के दरमियान एक बार फिर से इख्तलाफात की चिंगारी भड़का दी है। ख़ास तौर पर सिंध में इस मंसूबे के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज देखने में आया है, जहाँ सियासी जमातें, किसान तंजीमें, बार काउंसिल्स और कौम परस्त जमातें सब यक ज़बान होकर इसे सिंध के पानी के हुकूक पर हमला करार दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मंसूबे को विफाक के लिए ख़तरा करार दिया है और मुतालबा वो ये कर रहे हैं कि इसे फिलफौर वापस लिया जाए। सिंध का मौक़िफ़ ये है कि ये नहरी मंसूबे बिलखुसूस चोलिस्तान केनाल सिंध के हिस्से के पानी पर असरअंदाज होंगे, जिससे पहले से खुश्क साली का शिकार इलाकों में सूरत हाल मज़ीद भी ख़राब हो सकती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 6 स्ट्रेटेजिक केनाल मंसूबा असल में है क्या, वफाक और सिंध में इख्तलाफ की असल वजूहात क्या हैं और ख़ास तौर पर चोलिस्तान केनाल पर इतना ज़्यादा एतराज़ क्यों किया जा रहा है। इन सब अहम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं जनाब शहाब उस्तो साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ना सिर्फ पानी के कवानीन और मुआहदों पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि अमली मैदान में भी पानी के हुकूक के लिए सरगर्म रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 6 स्ट्रेटेजिक केनाल का जो मंसूबा है ये बुनियादी तौर पर है क्या और इसके तहत कौन सी नहरें बनाई जा रही हैं? जनाब शुक्रिया आपका।
मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। एक बहुत अहम मौजू है। देखें, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जिसको SIFC के तहत लॉन्च किया गया है, इसका एक कंपोनेंट तो है कि लैंड्स जो है वो सिंध में और ज़्यादातर पंजाब में, साउथ पंजाब में दी जाएंगी। तकरीबन 50 लाख एकड़ जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं वो चोलिस्तान में दी जाएंगी, और सिंध में ऑलरेडी केयर टेकर के दौर में कोई 52,000 एकड़ लैंड जो है वो ऑलरेडी अलॉट कर दी गई है। दूसरा इसका कंपोनेंट जो है वो है वाटर। अब देखें, आपको पता है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं, इसमें 2 कैनाल्स जो बनने हैं, या उसमें एक तो खैर बन भी चुका है, वो सिंध में है। 2 कैनाल्स हैं आपके पंजाब में, और एक कच्ची कैनाल है बलूचिस्तान, और एक राइट बैंक चश्मा जो लिंक कैनाल होगा, वो होगा KP के। तो अब ये चोलिस्तान का जो पर्टिकुलर जो आप कह लें स्मॉलर चोलिस्तान का जो स्मॉलर थल प्रोजेक्ट जो है, उसका जो मसला है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज तक जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई, उसके बाद काम शुरू हो गया, लेकिन आज तक इस पे कोई स्टडी शेयर नहीं की गई। न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्टडी शेयर की है, न पंजाब ने कोई स्टडी शेयर की है, जिसमें ये साबित किया जाए कि पंजाब के पास वाटर अवेलेबल है और वो अपना पानी का जो हिस्सा है वो चोलिस्तान में जो है सर्व करेंगे। अब उससे जो है एक बेयकीनी पैदा हुई है। इसके अलावा एक और जो मसला है जिससे लोगों में यहाँ पे सिंध में काफी इस्तराब है, और मैं एज अ लॉयर समझता हूँ कि ये हमारी फेडरेशन के लिए भी खतरनाक है, वो है कि इन्होंने ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो CCR को बाईपास करके लॉन्च किया। देखें, जितने भी पानी से मुतल्लिक मामलात हैं, तकरीबन कोई 29 के करीब सब्जेक्ट्स हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अहाते में आते हैं। उस पे फेडरल गवर्नमेंट की कोई किसी किस्म की पॉलिसी बनाने की, रेगुलेशन करने की, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो मौकिफ है वो तो ये कह रहे हैं कि नहरों का जो मकसद है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करना है, उसको फरोग देना है। उनके फिर इस मौकिफ को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, हमको कोई एतराज नहीं है। आप अगर पाकिस्तान की कोई एग्रीकल्चरल ग्रोथ चाहते हैं, जाहिर है हम भी चाहेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पानी का, देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग का मतलब यह है कि आप 50 लाख एकड़ जो बता रहे हैं नई कमांड एरिया बनाएंगे चोलिस्तान में, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके लिए पानी कहां से आएगा। अब देखिए, सिंध में सूरत हाल ये है कि इरसा ने पिछले 1 महीने से एडवाइजरी इशू की हुई है कि हम सिर्फ सिंध को पीने का पानी देंगे। अगर आप कोटड़ी से नीचे आप आएंगे, डाउन स्ट्रीम कोटड़ी, तो वहां तो लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है, और दरिया सिंध का जो डेल्टा है वो तकरीबन खत्म होता जा रहा है, और हर एक डेल्टा खत्म होता है, क्योंकि डेल्टा जो है एक तरह का बंकर होता है, एक तरह का जो है ना, एक ये समझ लीजिए कि एक आयरन वॉल होती है जो समंदर को अंदर नहीं आने देती जमीन में। अब जब आप डेल्टा खत्म करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि वो समंदर जो है वो जमीन को खाता जाएगा, और हजारों एकड़ जमीन जो है ऑलरेडी ठट्ठा, बदीन, सजावल कोस्टल बेल्ट जो है वो खा चुका है। तो अब देखिए, ये जो नुकसानात हो रहे हैं, इसकी स्टडी करें आप। इन्होंने आज तक ये हमको कन्विंस नहीं किया कि जी ये पानी का, देखिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरे सिंध की जो एग्रीकल्चरल लैंड, अब वो कितनी आबाद होती है वो एक अलग बात है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तकरीबन 1 करोड़ एकड़ है पूरे सिंध की। अब ये 50 लाख एकड़ नई कमांड एरिया बनाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए इसके लिए कितना पानी चाहिए। और सिंध की हालत यह है कि सिंध का तो इस वक्त, अब कराची के अंदर भी अगर आप देखें तो कराची में तो टैंकर भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो इन हालात में जब आपने आइन को भी जो है बाईपास कर दिया, आपने सिंध के लोगों को
ये भी नहीं बताया कि जी आप पानी कहां से देंगे। वो कहते हैं जी हम सतलज से देंगे। देखिए अच्छा शाह साहब, यहाँ पे एक चीज जरूर क्लियर कीजिएगा, जैसे चोलिस्तान कैनाल का जिक्र किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो शोर हम देख रहे हैं वो चोलिस्तान कैनाल को लेकर ही मचा हुआ है। क्या वाकई ये सिंध के पानी के हिस्से को मुतासिर करेगा? देखिए ये तो वो बताएंगे ना। मसला ये है कि इस वक्त पिछले 25 सालों से पानी जो है उसकी ओवरऑल सप्लाई जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। पिछले 25 साल में सिर्फ 4 सैलाब आए हैं, जिसमें से एक रिवरियन सैलाब है, बाकी तो बरसातों की वजह से जो है फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो जब आपके पास सैलाब भी नहीं आते, जब आपके पास रिवर्स में पानी भी नहीं है, अब ये कहते हैं हम सतलज से पानी देंगे। सतलज तो आपने 1960 में इंडिया को दे दिया। इंडिया की मर्जी है कि वो पानी छोड़े ना छोड़े। वो इंडिया तब छोड़ती है जब उनके पास बहुत ज्यादा पानी होता है, फ्लड्स आते हैं, तो वो पनिशमेंट के तौर पे छोड़ देती है पाकिस्तान के गांवों को डिबोने के लिए। लेकिन मुस्तकिल अब जब आप कमांड एरिया क्रिएट करेंगे लाखों एकड़ जमीन की, तो उसके लिए आपको मुस्तकिल पानी चाहिए। अब वो मुस्तकिल पानी आप कहते हैं हम सतलज से लेंगे, सतलज में तो पानी है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये इंडस रिवर सिस्टम है उसी में से ही पानी आएगा, क्योंकि जाहिर है या जो पानी हमारे पास 3 नहरें हैं उसी में ही पानी आ रहा है, और उसके अलावा तो पानी है नहीं हमारे पास। तो जब आप 3 नहरों, ठीक है जी। शाह साहब हमें सुन पा रहे हैं? शाह साहब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और अब देखना यह है कि क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार मौजूद है जिसके तहत ऐसे मंसूबों पर तमाम सूबों की मुशावरत जो है उसको शामिल किया जाए, तमाम सूबों की जो मंजूरी है उसको भी लाजमी बनाया जा सके। शाह साहब ये भी बताइएगा, कोई ऐसा तरीक़ाकार आप समझते हैं कि किसी तरीक़ाकार के तहत ये जो मंसूबा है इस पर तमाम सूबों से मुशावरत भी हो, इससे मंजूरी भी ली जा सके, तमाम सूबे इस पर मिलकर बैठें? देखें ये तो इनको शुरू में कर देना चाहिए था। सबसे पहले देखें पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन में एक पूरा तरीका दिया गया है कि कानूनी तौर पे आप जो भी फेडरेशन से मुतल्लिक मामलात होंगे उसके लिए इदारे बनाए गए हैं। अब आपने वो सारे इदारे बाईपास करके आपने डायरेक्ट जो है एक SIFC के नाम पे एक इदारा बनाया, और उसकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, और आपने ये ऐलान कर दिया। अब जब लोगों ने देखा कि ये तो हमारा, देखिए सिंध में 80% लोग जो हैं, आप काइंडली इसको अप्रिशिएट करें। देखिए सिंध के 80% खासतौर पे देही इलाके जो हमारे हैं वहां पे तो मैं समझता हूँ 90% लोग जो है वो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव, हमारी जमीनें, हमारा डेमोग्राफी, हमारी क्लाइमेट, हमारी कल्चर, सब कुछ इस दरियाए सिंध के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप जब दरियाए सिंध को आप थ्रेटन करेंगे, आप उधर से पानी देखें, ऑलरेडी पानी नहीं है, अब मजीद पानी भी अगर आप रोकेंगे तो सोचिए उसका क्या रद्दमल होगा। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पे है, हर आदमी परेशान है, और ये क्योंकि देखें ये लाइवलीहुड का मामला है ना, ये इस वक्त मैं समझता हूँ ना ये कानूनी मामला जो है रहा है, ना ये आईनी रहा है, ना ये सियासी रहा है, ये इस वक्त हमारी जिंदगी और मौत का मामला रहा है। इसलिए आप देखें कि हर आदमी, हर वॉक ऑफ लाइफ से, सिर्फ वकील नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इसमें आप देखें बच्चे, स्कूलों के बच्चे, उस्ताद, डॉक्टर्स, फार्मर्स, पेजेंट्स, हर किस्म के लोग आपको लाखों की तादाद में रोडों पे मिलेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी और मौत, हमारी लाइवलीहुड का मामला है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि ये एक इज़्तिराब जो है, ये गुस्सा जो है, और शुक्र है अल्लाह का अभी तक ये बिल्कुल पुरअमन रहा है, लेकिन अब अगर आप उनको बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे और आप अपनी बात कहे जाएंगे, आज तक आप देखें 8 महीने हो गए, आज तक फेडरल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं। अब कल सुना है कि उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को और वुकला तंजीम के कुछ सरबराहान को उन्होंने फोन करके कॉन्टेक्ट किया कि आए बात करें। अब देखें फेडरेशन में इस तरह नहीं होता, हर चीज का एक तरीका है, वो आईन ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है, आप उस तरीके से चले। लेकिन शाह साहब अगर ये मंसूबा इसी मौजूदा शक्ल में आगे बढ़ता है तो फिर इसके मुमकिन असरात आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के आबी वसाइल पर भी क्या असरात होंगे और बैनुल-सूबाई ताल्लुकात पर भी क्या असरात होंगे? देखिए इसके 3 खतरनाक असरात होंगे। एक तो होगा कि फेडरेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं, लोग कतई तौर पे ये इस प्रोजेक्ट को कबूल नहीं करेंगे सिंध में।
और इसलिए आप देखें कि पीपल्स पार्टी इररिलेवेंट हो गई है और मजबूरन पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट है, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट में कोalition है, वो रोडों पे आ गई है ताकि लोगों को बताए कि नहीं जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक तो फेडरेशन को बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि आप देखें कि हमारी इकोनॉमी, सिंध की तकरीबन 4.5-5 करोड़ लोग जो है, उनकी जब इकोनॉमी आप बर्बाद करेंगे वो कहाँ जाएंगे? और वो तो शहरों में आएंगे और फिर तो इनारकी होगी। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, जब आपकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, तो फिर आप बताएं उनकी इकोनॉमी का क्या हाल होगा? वो तो फिर बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो सिंध, देखिए इस वक्त पंजाब, केपी में, बलूचिस्तान और किस हद तक पंजाब में इनस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसीज हैं। सिंध वाहिद एक प्रोविंस था जहां बावजूद बदतरीन गवर्नमेंट के गवर्नेंस के सिंध में जो पिछले 17 साल से जो एक बिल्कुल एक बैड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है, उसके बावजूद भी लोग मजबूरन वो अपना जिंदगी का सफर गुजर कर रहे थे। अब आपने एक ऐसा मसला क्रिएट कर दिया है जिससे लोगों की नींदें हराम है। तो अब दूसरा इकोनॉमी, तीसरा जो है वो नेचुरली आप देखें कि जब आप इतना बड़ा एक क्लाइमेट जो डिजास्टर करेंगे तो हमारी क्लाइमेट का क्या होगा, डेल्टा का क्या होगा? कराची की खुद मैं बताऊं आपको, कराची को भी जो है फ्रेश वाटर चाहिए, सब सॉइल वाटर चाहिए, कराची को मैनग्रूव्स चाहिए, वरना कराची 30 फुट जो है, 40 फुट जो है समंदर से नीचे है। खुदा न खास्ता अगर कोई सुनामी आ गया तो कराची सारा लुढ़ जाएगा, पानी नहीं है। तो ये इतना बड़ा ह्यूज स्टेक है इस वक्त। तो शाह साहब, इस सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे वफाक और सूबे एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं या निकाल लेंगे? देखिए मैं आपसे एक सवाल करूं, मुझको बताएं कि ये मुल्क की सलामती, बका, इस्तेहकाम, इकोनॉमी, ये ज्यादा अहम है या चोलिस्तान का ये एक तजुर्बा? ठीक है, ये तजुर्बा है, क्योंकि इस पे जो दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं, जो यानी हमारी जो नैरेटिव है उसको तो उन्होंने आज तक जो है डिबंक नहीं किया, उसको रिफ्यूट नहीं किया कि जी आप गलत कह रहे हैं। जो जितने भी हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि चोलिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल ही नहीं है, वायबल ही नहीं है, क्योंकि वहां रेगिस्तान है। वहां आप कैनाल बनाओगे वो रेत से बंद हो जाएगा, वो फिर रेत भर जाएगी फिर और वो डिस्फंक्शनल हो जाएगा। यही इन्होंने इंडिया में भी करके देखा, वहां तो उन्होंने एक दरिया बनाया और बिलियंस ऑफ रुपीज खर्च किए वहां पे, वो नहीं चला क्योंकि वहां रेत है। अब एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे मुझको बताएं, एक सेटल्ड जो हमारे कमांड एरियाज हैं सिंध के, जो एग्रीकल्चर है, जिसपे गुजारा ही सिंध का एग्रीकल्चर पे है, उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं। इसमें कौन सा विजडम है? और क्या चोलिस्तान आज 75-77 साल हो गए, चोलिस्तान का तो नहीं था ना कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, तो क्या पाकिस्तान को नुकसान था क्या? आप ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें जो पहले तो सबके लिए जो है मुफीद हो। अब आपने सिंध में जमीन ले ली 52,000 एकड़, हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जमीन ले ली, लेकिन आप बताएं उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है? क्या एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो लैंड दे सकती है? देखिए, अब जब इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो उसमें जाहिर है लोगों की जो है सस्पिशन तो बढ़ेगी, लोगों का आपके बारे में एतमाद तो कम होगा। इस वक्त आप देखें कि जिस किस्म की जो मूवमेंट जा रही है, ये शुक्र है कि पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स और सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, वो इसको किसी दूसरी तरफ नहीं लेके जाने देते। और ये अभी तक आप देखें बहुत ही यानी पुरअमन और पुरमकसद एक जदोजहद है, इसमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ कोई, हाँ रोड उन्होंने ब्लॉक किए, रोड इसलिए ब्लॉक किए कि 8 महीने तक आप देखें कि इन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जब रोड इन्होंने ब्लॉक किए हैं, जो कि नहीं करने चाहिए थे, हम भी नहीं चाहते, जाहिर है लोग जो है बेचारे उसमें जो है रोजगार का मसला, सिर्फ ये पंजाब का मसला थोड़ी है, सिंध के अंदर भी तो लोग बेचारे वो सफर कर रहे हैं। लेकिन अब बताएं, जब आप आईनी रास्ता भी अख्तियार नहीं करेंगे, जब आप जो है वो टेक्निकली भी हमको नहीं बताएंगे, कोई आपकी स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी नहीं आएगी, और आप सियासी तौर पे जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर है उससे भी आप एक जो है मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करेंगे, तो लोग तो रास्तों पे जाएंगे ना। लेकिन शाह साहब, इस इशू पर वफाकी हुकूमत का ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, बहुत से लोगों का फिर ये भी कहना है कि अब सारी जो जमातें हैं या जो सूबे हैं वो ये इस पर सियासत करना शुरू कर देंगे। देखिए, सियासत तो होगी ना जब आप एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो लोगों में पॉपुलर नहीं है, जो पॉपुलर की बात नहीं है, लोगों की जान और माल और उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर खतरे में डाल रहा है। जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट आप लॉन्च करेंगे विदाउट एनी प्रायर कंसल्टेशन और बाईपास करके आप जो है वो
आइन के सारे इदारों को बाईपास करके आप एक ये बस काम भी शुरू हो गया है वहां पे। तो जाहिर है उससे सियासत तो होगी ना। जो इस प्रोजेक्ट की मुखालफत करेंगे वो पॉलिटिक्स जरूर करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हकीकी क़यादत है, वकीलों का कौन सा बताएं पॉलिटिकल गेम है इसमें। क्या मैं भी वकील हूं, मुझको बताएं मैं क्या चाहूंगा कि मुझको कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए? मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा ना कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इस्तेकाम हो, तरक्की हो, नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी सूबे के साथ। बहुत शुक्रिया माहिर कानून, वाटर एक्सपर्ट शाहबाज तो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को लेकर आज हम डिस्कस कर रहे थे, और इस तरह के जितने भी मंसूबे हों उस पर तमाम सूबों के साथ मुशावरत करनी चाहिए, और तमाम सूबों की जो मंजूरी है उसको भी लाजमी बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी जिस तरह से कहा कि ये मामला विफाक को भी खतरे में डाल सकता है, तो पानी की तकसीम पर जो इख्तलाफ है ये वाकई में इतना शदीद हो सकता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ हेल्दी रिलेशनशिप के हवाले से। आजकल जो हम देख रहे हैं, जहां हमें कहा जाता है कि रिश्ते दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन आजकल नौजवानों में जो ताल्लुकात बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ताल्लुकात ऐसे बनते हैं और टूटते हैं जैसे कोई मौसमी हवा का झोंका हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजूहात हैं? नौजवान किस किस्म का जो तर्ज ज़िंदगी है उसको इख्तियार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर क्यों हमारी नौजवान नस्ल आर्जी रिश्तों की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या ये महज एक फैशन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी नफ्सियाती कहानी छुपी हुई है? और जो लोग एक दूसरे को बार बार धोखा देते हैं वो खुद किस जहनी कश्मकश में मुब्तला होते हैं? आज इन्हीं सवालात पर हम बात करेंगे। एक माहिर नफ्सियात की मदद से जो हमें बताएंगे कि सेहतमंद रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, दिल की दुनिया को किस तरह से संवारा जा सकता है। हमें ज्वाइन करें माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अली अजमत साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। अच्छा, आजकल वाकई में आपको ये लग रहा है कि जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ मोबाइल ऐप्स की तरह हैं कि आपने उनको डाउनलोड किया, उनको यूज़ किया, जब उनसे दिल भर गया फिर डिलीट कर दिया? जी बिल्कुल, आजकल तो ये बहुत एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है। बल्कि आजकल तो ताल्लुकात के आगे मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात आ गए हैं। ताल्लुकात होता था ना रिलेशनशिप, जिसमें कमिटमेंट होती थी, एक दूसरे का ख्याल होता था, केयर होती थी। आजकल तो सिचुएशनशिप आके भी पुराना हो गया। सिचुएशनशिप एक ऐसी चीज है जो कि रिलेशनशिप की जिद है। उसमें आजकल के नौजवान में कोई कमिटमेंट नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन सिचुएशनशिप आजकल के दौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप और भी इतने बुरे बुरे आ गए हैं। एक अजीबो गरीब किस्म के आजकल नौजवान नस्ल चल पड़ी है। अब देखें कि उसमें आजकल के बच्चों का जो मसला है, एक टाइम पे 3-3 4-4 को इंगेज रखना, ये तो नॉर्मल बात है। और बाय द वे फिर उस हवाले से इन्होंने टर्म्स भी इजाद कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आमतौर पे मैं आपके आने से थोड़ी देर पहले मैं गूगल पे सब कुछ सर्च भी कर रहा था कि जेनजी ने जो नई चीजें निकाली हैं, सिचुएशनशिप है, लव बॉम्बिंग है, बेंचिंग है, ज़ॉम्बिंग है, पॉकेटिंग है, ऑर्बिटिंग है, ये सॉफ्ट लॉन्च है, ये क्या क्या मुतारिफ हो गया, हम लोगों को तो आइडिया भी नहीं। अब इससे भी कुछ ज्यादा हो गया। देखिए ना, ये जो आप जैसे आपने बेंचिंग की बात की, बेंचिंग में आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा हैं। बेंचिंग का ये है कि एक के साथ आप सीरियस हैं, बाकी दूसरे को बेंचिंग पे रखा हुआ है, यानी कि उसको टहला रहे हैं। अच्छा, ये दोनों जेंडर ही टहला रहे हैं, लड़कियां भी इस तरह से कर रही है और लड़के भी। अब उसके बाद ये जो आपने ज़ॉम्बिंग की बात की, गोस्टिंग की बात की, ये ब्रेकअप के बाद होता है, क्योंकि आजकल हर दूसरे दिन तो ब्रेकअप हुआ होता है। जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं उससे जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं। अब ये गोस्टिंग ये है कि ब्रेकअप के बाद बिल्कुल ही एक दूसरे से किनारा कर लिया और गायब हो गए। अच्छा, ज़ॉम्बिंग इसका ही एक नेक्स्ट फॉर्म है कि बिल्कुल आपने किनारा कर लिया और कुछ साल बाद आप वैसे वापस आ गए उसी पुराने पार्टनर की तरफ। तो आजकल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और ये जितनी चीजें आपने बताई, ये तो बच्चों ने एक मजाक खिलौना बनाया हुआ है। शायद ही, बाय द वे मैं आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूं, शायद ही आज कोई ऐसा बंदा इस दौर में हो जिसका एक बंदे के साथ रिलेशनशिप हो, बाकी एक के साथ कमिटेड होता है और बाकी 3-4 को टहलाने के लिए उसी बंदे ने या बंदी ने अपने मामलात रखे होते हैं। और इस चीज में इस जनरेशन को कोई बुरी बात लगती नहीं है। वो कहते हैं ये क्या बात है, एक के साथ मैं कमिटेड हूं। आजकल बच्चों की लव की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन ये हो गई है, एक के साथ कमिटेड, 3-4 को वैसे ही टहला रहे हैं।
फ्रेंड जोन या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझ रहे हैं? ये माइंडसेट जो है ये आई गेस विद इन 10 ईयर्स से कुछ तब्दीली आई है, बड़ी जो जबरदस्त तब्दीली है। देखिए इसमें ना 2-3 वजूहात हैं। एक तो वैल्यू सिस्टम हमारा बहुत खराब हो गया, बच्चों को हमने सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया से ली हैं। और फिर उसमें एक फैशन भी है, एक से ज्यादा रिलेशनशिप में एक टाइम पे होना, वो अपने आप को बंदा बहुत हीरो या हीरोइन समझता है। और बाय द वे इसमें सिर्फ लड़के नहीं लड़कियों का भी है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखना, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। और फिर ब्रैग करते हैं, शेखियां बिखेरते हैं अपने फ्रेंड्स को, या अपने फ्रेंड्स को बताते हैं देखो मैं कितना कूल हूं या मैं कितनी कूल हूं। तो एक तो ये वैल्यूज का मसला हो गया, और फिर कहीं ना कहीं हमने अटैच कर दिया है इस चीज को एक स्टेटस सिंबल के साथ। हालांकि मैं आपको बताऊं इसके पीछे एहसास कमतरी है। आमतौर पे होता यह है कि जिस बच्चे को या बच्ची को, लड़के लड़की को अपने तरफ एहसास कमतरी होती है, वो ऐसी चीजों में जाके अपने आप को बर्तरी का एहसास दिलवाता है। हालांकि उसके पीछे एहसास कमतरी होती है क्या, एक फेक ईगो बूस्ट मिलता है कि देखो मेरे चाहने वाले कितने हैं, देखो मैं तो किसी को घास नहीं डालता या घास नहीं डालती, और इस तरह के मामला से वो अपने आप को बूस्ट करते हैं, सतही तौर पे अपनी जो एहसास कमतरी छुपाते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ये जो रिलेशनशिप सिचुएशनशिप इन मामलात में आजकल के नौजवान पड़ गए हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आप देखें एक फिनोमिनन है कि आजकल डाइवोर्स रेट रिकॉर्ड पे है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहत हैं, लेकिन उसमें एक ये भी बड़ी वजह है कि शादी से पहले, उस उम्र से पहले आमतौर पे हर एक के 10 रिलेशनशिप रहे होते हैं। अब आप देखिए जब किसी के ऐसा मामला होगा, एक ब्रेकअप, 2 ब्रेकअप, कोई सीरियस वाला ब्रेकअप, कोई ऐसे हल्का फुल्का ब्रेकअप, अब वो ब्रेकअप होते होते इतने मामला हो गए कि लोग कहते हैं अब शादी में डिवोर्स भी हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है। अब एक तो इसके ये बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके बाद फिर एक और इसके ना बड़े मसले इसी वजह से हो रहे हैं कि जब एक रिलेशनशिप से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, फिर वो मयार नहीं रह जाता, वो क्वालिटी एक रिलेशनशिप में नहीं रह जाती। एक कॉमन सी बात है, इस चीज को समझने के लिए किसी शख्स को कोई माहिर नफ्सियात डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। एक लड़का उसके शादी से पहले 5 रिलेशनशिप फर्ज कर रहे हैं, इसी तरह से एक लड़की के भी 5 रहे हैं। अब उसका, उस लड़के का या उस लड़की का शादी में क्या दिल लगना है, इस वजह से झगड़े होते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि जब ये भी एक बड़ा अंडरस्टूड सा फिनोमिनन है कि जब आपके रिलेशनशिप इतने रहे हैं, फिर ब्रेकअप भी इतने हुए हैं, अब जिसके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है या अभी लाइफ पार्टनर नहीं बना, किसी एक के साथ आप कमिटेड हैं, अब देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर 5-5 आपके ब्रेकअप हुए हैं तो एक शख्स में वो सारी क्वालिटीज नहीं मिलेंगी, ना लड़के को मिलेंगी ना लड़की की लड़के को मिलेंगी। उससे होता क्या है, वो कहते हैं जी कि जी हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और जो बातें जिसपे हमसे पहले वाली जनरेशन शादीशुदा निभा जाती थी, वो छोटी छोटी बातों में भागने के, निकलने के बहाने ढूंढते हैं। और इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, इसका बाई इंप्लीकेशन आप देखें कि आजकल जज्बाती मसले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। किसी भी आजकल के आप नौजवान को उठा के देखें, उसको एक जॉब की फर्ज करने का टेंशन है या कोई घर का मसला है, एक उसको सबसे बड़ी टेंशन होगी जी कि लव की टेंशन है मुझे, हालांकि ये खुद साख्ता बनाई हुई है। आप देखेंगे, और ये एक रिसर्च हमें बताती है कि आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी के जितने मसले हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा मसला जो है वो उनके रिलेशनशिप का, लव का जी, कि हमें जी ब्रेकअप हो गया, फलां ने मुझे धोखा दिया। अच्छा, फिर एक ये भी बड़ा मसला है जी कि जब उनको पता चलता है कि जी अब हमारा ब्रेकअप होने लगा, अच्छा वो ना पहले ही ब्रेकअप कर लेते हैं कि मेरी ईगो ना हर्ट हो, मैं ये कहूं कि मैंने छोड़ा था। हाँ। अच्छा, इस तरह से लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रहे हैं, माइंडसेट है। अच्छा, इस पे ये भी है कि बहुत से फिर ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया देखते हैं हम, वहां पर कुछ कोट्स इस तरह की वो बार बार शेयर कर रहे होते हैं, किसी का दिल टूटा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई मोटिवेशन लेने के लिए जिम चला जाता है, वहां पर इस तरह के स्टेटसेस लगाए जाते हैं। आप माहिर नफ्सियात होने के नाते क्या तजवीज़ करेंगे ऐसे बच्चों को? देखिए, पहले बात तो ये है कि जो चॉकलेट वगैरह खाने से, जिम वगैरह जाने से ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो जाते हैं जिम, वो 2-3 दिन जाके फिर खत्म हो जाते हैं, और नहीं फिर वो कंटिन्यू नहीं करते। तो ये कोई जस्ट एक सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट की है। अब क्या करना क्या, देखिए इसके 2 तरीकों से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, देखिए एक चीज है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपनी पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। उसमें आप अगर नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, या जो भी अगर आप स्टेबल हैं, तो आप एक दूसरे को पसंद करके अपने घर वालों की मर्जी के साथ अच्छी तरह से, ऐसन तरीके से शादी कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, हमें इस्लाम भी इजाजत देता है और हमारा माशरा भी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जज्बात में आके ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होकर किसी बंदे की तरफ रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसमें हमें बाद में प्रॉब्लम ही होनी होती है। रिलेशनशिप के शुरू में ही
प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। जज्बाती हो गए जब हम रिश्ते बनाएंगे या किसी ऐसी बात पे कि जी आजकल रिलेशनशिप पता किस बेस पे बन रहे हैं, इसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई थी तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया या अट्रैक्ट होगी। अच्छा, किसी ने अगर मुझे लिफ्ट करा दी तो वो बंदा तो है ही कुछ नहीं क्योंकि उसने मुझे लिफ्ट करा दी। अब इस बेस पे जो रिलेशनशिप बनते हैं वो चलते नहीं है। एक तो इसका ये है कि जब भी आप ऐसा करें मैच्योर अप्रोच के साथ, अगर एक दूसरे को आप पसंद करते हैं, माँ बाप से बात करें, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं और एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो रिलेशनशिप बनाने से पहले ही जरा सोच के, अब अगर ब्रेकअप हो गया उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बताया जिम चले गए, चॉकलेट खाई, लेकिन आजकल के नौजवान जिम नहीं जाते, चॉकलेट्स नहीं खाते। आजकल जो उन्होंने जो भी हमने टर्म यूज किया बेंचिंग, ऑर्बिटिंग, वो पहले ही रखा या रखा होता है, बैकअप प्लान होता है। वो जैसे इस रिलेशनशिप से निकले, बल्कि बाद का तो ऐसे लगता है कि वो निकलने का ही वेट कर रहे थे, जैसे निकले दूसरा बंदा जो है वो तैयार है। अब इससे क्या होता है, इससे एक साइकिल चलता रहता है। एक से ब्रेकअप हुआ, उसकी कमी आपने दूसरे में या दूसरी में पूरी की, फिर दूसरे से, अब होते होते ये वॉइड बढ़ता जाता है। तो ये नहीं करना कि अगर आपको कुछ ऐसा मामला हो गया तो सुकून करें, रिलैक्स करें, अपने आप को हीलिंग का टाइम दें। अगर गलती होगी है कोई बात नहीं, ये जो आप एक जंप करते रहते हैं ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये अल्टीमेटली ये चीज आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, जो कि बहरहाल एक बीमारी की हद तक डिप्रेशन हो जाता है। और वो फिर बाय द वे सारी जिंदगी ठीक भी नहीं होता। आमतौर में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको क्लिनिक का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे जो एजड हो गए हैं वो भी आके कहते हैं, मैं अक्सर जब पूछता हूं कि लाइफ में क्या गम क्या है, तो डॉक्टर साहब सारी चीजें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूं, पहला प्यार नहीं भूलता, अब तक जहन में है, वही सदमा लगा हुआ है मुझे। तो एक तो इसमें अच्छे तरीके से चीजों को रिजॉल्व करना है। हमने ये नहीं करना एक छोड़ा दूसरा, दूसरी छोड़ी तीसरी, ऐसा नहीं है। मैच्योर अप्रोच के साथ आप लोग करें। और उसमें ना फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है। हर बच्चे जो हैं उनके पास असेस है, जानते हैं एक दूसरे को, कांटेक्ट हो जाता है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन आ जाती है। आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस मामले में बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे हम भी कभी जवान थे, हम भी इस दौर में गुजरे हैं, ये हमारे तजर्बात हैं। आपने अगर जो भी आपके मामलात हैं, ऑब्वियसली पहले तो पेरेंट्स रोकेंगे कि नहीं करना, लेकिन जो भी आपके मामलात हैं मैच्योरिटी के साथ ऐसी तरह से इस चीज को लेकर चलना है कि बाद में जिंदगी में पछतावा वगैरह ना हो। एक तो पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ और उनको क्लियर बताना पड़ेगा। आजकल का वो दौर नहीं है आप बच्चे को डांटेंगे, छुपाएंगे। आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल चाहिए कि कुछ वैल्यूज जो उन्होंने अपने टाइम पे सीखी हैं वो बच्चों को एक्सपीरियंस ट्रांसफर करें। उसके बाद ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूं कि इस माशरे को भी थोड़ा सा चेंज होना है। हमने ना अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है। ये जो कुछ चीजों को हमने माशरे में गलत फहमियां फैलाई हुई हैं, उसको अगर हमने अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है तो उन जो मिथ्स को बस करना है, उन जो मामलात हैं उनको सीधा करना है। मिसाल के तौर पे एक बहुत आजकल हर एक लवर का जो फेवरेट प्लेस है वो आपको भी पता चल गया होगा, ताजमहल जी, मोहब्बत की निशानी, बहुत कमाल की मोहब्बत की निशानी। अब देखें इसकी रियलिटी तो आप देखें जरा, भाई ये कौन सी मोहब्बत है कि जिससे मोहब्बत आप करते थे, 10वें 12वें बच्चे आप पैदा करते हुए वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। ऐसी वो स्टोरीज नहीं पता बेसिकली प्रॉब्लम। अगर मोहब्बत होती तो उसका ख्याल रखते, ठीक हो गया। अब वो और फिर बीवी भी कितनी थी, लव पहले तो कहानियों में 1-2 दफा होता था, आजकल तो 10वीं 12वीं दफा होता है। और लास्ट में मैं एक बात और करता हूं वेरी ब्रीफली। देखें जैसे मैंने कहा कि माशरे की सोशल इंजीनियरिंग होनी है, एक बात मैं आपको एज अ डॉक्टर की कैपेसिटी में बताना चाहता हूं, ये जो हीर रांझा लैला मजनू सस्सी पुन्नू सारे थे, इन कहानियों से अच्छे लोग नहीं थे, ये सारे ज़हनी व नफ्सियाती मरीज थे, बीमार थे, आशिक नहीं थे। कहानियों से हमें कहीं ना कहीं निकलना होगा। बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हर घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो हर काम पर कहता है कि बाद में कर लूँगा और फिर वो बात कभी भी नहीं आता। ऐसे सुस्त लोगों के लिए स्ट्रिंग ने एक शानदार हल निकाला है, स्ट्रिंग लेज़ी हेल्पलाइन। जब आपका काम रुक जाए, आपका बंदा ना हिले, तो बस लेज़ी हेल्पलाइन को कॉल मिलाएं, बाकी सब स्ट्रिंग संभाल लेगा। आसान, मज़ेदार और मसले का मुकम्मल हल आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे शख्स के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हमने ये देखा कि इस वीडियो में शादी ब्याह जैसे से हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी का मौका होता है, दिलों को जोड़ने का, खुशियाँ बांटने का दिन होता है, लेकिन पहलवानों के शहर नौशहरा रोड पर तो ये खुशी का दिन अचानक मैदान जंग में बदल गया।
बारात में एक चम्मच ने वो कयामत ढाई कि देखने वाले भी हैरान रह गए। जैसे ही खाने का वक्त आया, एक मेज़ पर बैठे नौजवानों ने दूसरी मेज़ पर बैठे बारातियों से चम्मच मांगा। बस यही छोटा सा सवाल था जो जंग का नारा साबित हुआ। ना कोई माफ़ी, ना कोई नरमी, सीधा मुक्कों, घूंसों, धक्के और थप्पड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू हो गया, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। शादी हॉल देखते ही देखते एक अखाड़े में तब्दील हो गया। कहीं कोट फटे, कहीं बटन उड़े और कहीं सालन की देगें उल्टी। खुशियों की मौसीकी की जगह चीखों पुकार और धड़ धड़ की आवाज़ों ने ले ली। कहने वाले कहते हैं कि मोहब्बत और रवादारी के इस खुशी भरे मौके पर बर्दाश्त और समझदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अफसोस यह है कि यहाँ एक मामूली चम्मच की कमी ने साबित कर दिया कि कभी कभी इंसान अपने जज्बात पर काबू ना रखे तो फिर खुशियों का जो जश्न है, जो ये लम्हा होता है, ये तमाशा भी बन सकता है। और वीडियो जैसा कि हमने देखा, ये मनाजिर कैमरे में कैद हुए। इन लम्हों को सोशल मीडिया पर हमने देखा किस तरह से वायरल हुए। हर तरफ हंसी मजाक का बाजार गर्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में हमारी बर्दाश्त का लेवल इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि सिर्फ एक चम्मच ना मिलने पर भी हाथापाई करनी पड़ जाए? तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि तहजीब जो होती है वो सिर्फ हमारे बोलने में ही नहीं बल्कि हमारे खाने में भी नज़र आती है। अगली बार अगर आपको चम्मच ना मिले तो फिर मुस्कुरा कर मांगे, शायद दोस्ती की एक नई डिश ही तैयार हो जाए। जिस तरह के ये मनाजिर हैं हम न्यू की स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। अब इंतहाई अफसोसनाक ये इवेंट में तब्दील हो गया। शादी का मौका था, पुरमसरत मौका था, लोग इस फंक्शन में तैयार होकर आए, खाना खाने की तैयारी की जा रही थी और सिर्फ एक चम्मच मांगने पर इस तरह का ये मसला हुआ। और उसके साथ साथ पहले भी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ मंजर आम पर आई कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जब वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि खाना खुल गया, किस तरह से लोग खाने पर टूट पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं और जो अपनी तहजीब है उससे भी बाहर आ जाते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। लेकिन शायद ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या था जहाँ एक चम्मच मांगा गया, जिस पर इतनी ज़्यादा बहस मुबाहिसा शुरू हो गया कि उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ चीखों पुकार थी और एक दूसरे को लोग मारने में मसरूफ़ दिखाई दिए हैं। तो ये हमारी जो पेशेंस है उसका लेवल इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हम किसी की भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। और स्पेशली इस तरह के जो मौके होते हैं, जो खुशी का एक समा है, जहां आप दिलों को जोड़ते हैं, खुशियां बांटने का ऐलान करते हैं, वहां पर भी इस तरह का वाक़या हो जाना बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।